अब नेक्स्ट हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करवाने की डायरेक्शन में काम करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना पड़ेगा वो है टू यूज़ मोंगो एटलस। अभी के लिए जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो इमेजेस हैं उन्हें कहाँ पर स्टोर करवाया है, उन्हें एक क्लाउड सर्विस में स्टोर करवाया है जिसका नाम क्लाउडिनरी था। तो बेसिकली वो जो इमेजेस हैं उन्हें हम अपनी लोकल मशीन के ऊपर स्टोर नहीं करा रहे, उन्हें हम क्लाउड में किसी और डेटाबेस के ऊपर स्टोर करा रहे हैं। वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का मतलब होता है उसे अब इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर देना। तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट का जितना भी डेटा है, जो उसका डेटाबेस है, वो भी फिर इंटरनेट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इंटरनेट के ऊपर होस्टेड है, इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉयड है, वो हमारी लोकल मशीन के साथ बार बार तो कनेक्ट कर नहीं सकता। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंप्लीट डेटाबेस को बेसिकली इंटरनेट के ऊपर या इसे कह सकते हैं क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करने वाले, यानी ऑनलाइन शिफ्ट करने वाले अपने एंटायर डेटाबेस को। एंड इसको करने के लिए हम एक काफ़ी यूजफुल सर्विस यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड मोंगो एटलस। अब मोंगो एटलस के अलावा भी और कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हम एक क्लाउड डेटाबेस सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यानी ऐसा डेटाबेस सर्विस जो हमें एक डेटाबेस दे दे कहाँ पर, क्लाउड के अंदर, यानी ऑनलाइन हम किसी डेटाबेस को यूज़ कर पाएँ। अब ये सर्विस देने वाले बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास है मार्केट के अंदर। मोंगो एटलस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला मोंगो डीबी की टर्म्स में ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है, सिंपल टू यूज़ है। तो ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू यूज़ मोंगो एटलस। सो मोंगो एटलस इज बेसिकली अ डेटाबेस वी कैन डिप्लॉय अ मल्टी क्लाउड डेटाबेस, यानी हम अपने डेटाबेस को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को तो हम डिप्लॉय करने ही वाले हैं इंटरनेट के ऊपर, पर उससे पहले एक बार प्रोजेक्ट का जो मेन पार्ट है हमारा डेटाबेस, उसको हम इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट ऊपर डिप्लॉय हो तो फिर वो डायरेक्टली उस ऑनलाइन डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए। अब मोंगो एटलस को यूज़ करने का एक और मेजर रीज़न हमारे पास ये भी था दैट इट हैज़ अ रियली गुड फ्री टियर, जिसमें अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई छोटी सी चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मोंगो एटलस हमें फ्री में सर्विसेज दे सकता है। तो मोंगो एटलस पर साइन अप करने के लिए सबसे पहले वी कैन गो टू दिस लिंक mongodb.com/atlas/database एंड यहाँ पर हम जाके साइन अप कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू रजिस्टर विद आर ईमेल आईडी। तो साइन अप विद गूगल के अंदर मैं अपनी वही वाली जो सैम्पल आईडी है student@apnacollege.in, इस आईडी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना है एंड फाइनली हम यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल। वैसे तो इन क्वेश्चंस के हम क्या आंसर फिल करते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो जल्दी से इन्हें फिल कर देते हैं। सिंस आई एम अ स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट की तरह फिल करने वाले हैं, सो वी कैन चूज़ न्यू टू मोंगो डीबी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट नोड.js, या जल्दी से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फिनिश। एंड फाइनली हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में अगर हमें पेड ऑप्शन चूज़ करना है तो हम पेड चूज़ कर सकते हैं, वरना मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी अभी के लिए पेड ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू गो विद द फ्री ऑप्शन, जिसमें हमें इतनी स्टोरेज मिल रही होगी एंड ये सारी की सारी स्टोरेज हमारी शेयर्ड स्टोरेज होगी। अब जब भी हम क्लाउड की सर्विसेज लेते हैं तो उसमें 2 तरीके की स्टोरेज हमारे पास हो सकती है। एक इंडिविजुअल या पर्सनल स्टोरेज उसको कह सकते हैं जो सिर्फ हमारी है, और एक होती है शेयर्ड स्टोरेज। अब इंडिविजुअल स्टोरेज कहने का मतलब है क्लाउड के ऊपर कि उस स्टोरेज को सिर्फ हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम गूगल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो गूगल ड्राइव के अब ऊपर हमें कुछ स्टोरेज मिलती है। वो स्टोरेज किसकी है? वो स्टोरेज सिर्फ हमारी है, क्योंकि हमारे पास हमारी ईमेल आईडी की एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त और आप दोनों मिलकर सेम ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं। बट जब भी हम शेयर्ड स्टोरेज की बात करते हैं, जो जनरली फ्री टियर्स के अंदर होता है, वहाँ पर उस सेम लेवल ऑफ स्टोरेज को आप भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आपका दोस्त भी यूज़ कर सकता है, उसे कोई और यूज़र भी यूज़ कर सकता है। बट हाँ, उस स्टोरेज के अंदर आपने जो डेटा स्टोर कराया है उसे हर कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा। तो डेटा आपका खुद का है, ऐसा नहीं है कि डेटा आपने शेयर्ड स्टोरेज में डाला तो दूसरे लोगों को उसकी एक्सेस मिल जाएगी। बट येस, वो जो सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, कॉम्प्यूटेशनल जो रिसोर्सेज हैं, उनको दूसरे लोग भी यूज़ कर पाएंगे। तो वो एक पूल होता है हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज का। अब यहाँ पे प्रोवाइडर में हमारे पास 3 जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, उसमें AWS होता है, सेकंड लार्जेस्ट इज आई बिलीव एज़्योर, एंड उसके अलावा हमारे पास गूगल क्लाउड होता है। इसमें हम बाय डिफॉल्ट AWS रख सकते हैं। रीजन के अंदर आई एम गोइंग टू चूज़ द मुंबई रीजन। तो AWS के अंदर मुंबई रीजन हमारे इंडिया के सबसे पास है, इंडिया के अंदर ही है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है क्लस्टर का, उसको हम यही रख लेते हैं। क्लस्टर इज बेसिकली वो स्पेस या वो जगह जो आपको मिल रही है अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। तो इसको हम कर लेते हैं क्रिएट,
एंड ये हमारे पास हमारा फ्री क्लस्टर जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। उसके साथ में हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी अपना ऑथेंटिकेशन सेट करने के लिए। तो बेसिकली हमें एक यूज़र नेम एंड अपने लिए एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। यूज़र नेम को हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट डेल्टा स्टूडेंट, एंड पासवर्ड हमारे लिए ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब वैसे तो इस अकाउंट का पासवर्ड आपको दिख रहा होगा, अब वैसे तो ये ऑटो जनरेटेड जो पासवर्ड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये अकाउंट बहुत ही सैम्पल अकाउंट है, ये बाद में डिलीट होने वाला है। बट आपको कभी भी अपने यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी जहाँ पे आपका डेटाबेस होस्टेड है। तो इस पासवर्ड को अभी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कॉपी इट एंड अपने नोट्स में कहीं पर इसको हम सेव कर लेते हैं। साथ के साथ हमारा जो यूज़र नेम था डेल्टा स्टूडेंट, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड हम अपने लिए एक यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। अब यूज़र क्रिएट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र यूजिंग अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र विल बी गिवन द रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस प्रिविलेज बाय डिफॉल्ट। अब जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, अभी तक हमने जो भी डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर क्रिएट किए हैं, और लोकल होस्ट वाले डेटाबेसेस के अंदर जो हमने अपनी लोकल होस्ट के ऊपर डेटाबेस क्रिएट किए हैं, अभी के लिए अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड से उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहें, चाहे वो रीड चेंजेस हों, रीड चेंजेस यानी जिसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, या फिर वो राइट चेंजेस हों जिसमें डेटा को अपडेट किया जा रहा है, नया डेटा ऐड किया जा रहा है कलेक्शंस के अंदर, उस तरीके की चीज़ें। तो रीड एंड राइट अभी के लिए सारी की सारी एक्सेस हमारे पास है, बट जनरली हम अपने डेटाबेसेस के अंदर अलग अलग यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा यूज़र होगा जिसके पास सिर्फ रीड एक्सेस है, मतलब वो डेटाबेस में सिर्फ रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं चीज़ें, पर कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई कॉलेज का डेटाबेस है, तो कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उनके मार्क्स भी स्टोर्ड है। अब स्टूडेंट्स को तो एक्सेस दी जाती है एज ए यूज़र उस डेटा को सिर्फ व्यू करने की कि वो अपने मार्क्स सिर्फ देख सकते हैं, पर टीचर के पास एक्सेस होगी उस डेटा को एडिट करने की कि वो मार्क्स को एडिट कर सकते हैं या किसी नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे डेटाबेस के अंदर हम चाहते हैं अलग अलग यूजर्स हों जिनके पास अलग अलग परमिशन हो, अलग अलग लेवल ऑफ एक्सेस हो, तो वो चीज़ पॉसिबल है MongoDB के अंदर, वो चीज़ MySQL के अंदर भी पॉसिबल है। तो वैसी ही कुछ चीज़ हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक नया यूज़र बना के जिसके पास रीड एंड राइट एक्सेस होगी सारे के सारे डेटाबेस प्रिविलेजेस टू ऑल द डेटाबेसेस। तो यू कैन अपडेट दीज परमिशंस, हम चाहें तो बाद में नए यूजर्स भी बना सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं परमिशंस, बट अभी के लिए क्योंकि हम ही एडमिन है तो हम सारी परमिशन खुद को देंगे एंड इसको कर देते हैं क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र करेंगे तो हम कहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं वो हमें बताना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी के लिए हम अपने लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे, यानी हमें अब एटलस को बताना पड़ेगा कि हमारी मशीन की क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सी लोकल मशीन है, कौन सा कंप्यूटर है जो यहाँ पर इस अकाउंट के साथ कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें अपनी IP एक्सेस लिस्ट देनी पड़ेगी। तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिक IP एड्रेस यहाँ पे आने लग जाएगा एंड इसको सिंपली हम जाके फिनिश एंड क्लोज कर सकते हैं। बाद में जब हम अपने डेटाबेस को होस्ट कराएंगे तो होस्ट कराते टाइम फिर हमारी एप्लीकेशन कहाँ से रन कर रही होगी, यहाँ पे एप्लीकेशन कहने का मतलब है हमारा प्रोजेक्ट। अभी हमारा प्रोजेक्ट हमारी लोकल मशीन यानी कंप्यूटर से रन कर रहा है, इसीलिए IP एड्रेस हमने अपना कंप्यूटर का स्टोर कराया है। बट बाद में जाके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लाउड सर्विस से रन करेगा। अब इसके लिए पहले हेरोकू एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन होता था फ्री में होस्टिंग कराने के लिए, पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हम वैसे रेंडर यूज़ कर रहे होंगे। अब रेंडर के ऊपर जाके हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो क्लाउड के अंदर आने लग जाएगा डिप्लॉयमेंट के बाद। तो जब प्रोजेक्ट क्लाउड पे चला जाएगा तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास अलग IP होगी जो हमारे क्लाउड की IP होगी। तो बाद में जाके वो जब होस्टेड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट होगा तो उसकी IP हमें यहाँ पे जाके ऐड करनी पड़ेगी। अभी तो हमारा प्रोजेक्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर ही है, इसीलिए IP सिर्फ हमारे कंप्यूटर की है। बाद में जब प्रोजेक्ट ऑनलाइन चला जाएगा तो ऑनलाइन IP को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसे कर देते हैं फिनिश एंड क्लोज एंड हाइड कर देते हैं क्विक स्टार्ट, गो टू ओवरव्यू। तो बेसिकली हमारे लिए हमारा जो अकाउंट है, हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि कैसे हम अपने लोकल प्रोजेक्ट को इस ऑनलाइन डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। उसके लिए हम सबसे पहले कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अपने क्लस्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो क्लस्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा, तो कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, हम अपनी Node.js एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें ड्राइवर बताना पड़ेगा, हमारा वर्जन 5.5 से ज़्यादा है। तो कनेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे बेसिकली डेटाबेस का लिंक है, दिस इज़ अ कनेक्शन स्ट्रिंग एंड वी हैव टू ऐड इट इन आवर एप्लीकेशन कोड। तो ये हमारी डेटाबेस का लिंक है, इसको हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं एंड इसको अभी के लिए यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इस लिंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें MongoDB सर्वर पहले लिखा हुआ है, फिर डेल्टा स्टूडेंट जो हमने यूज़र ID बनाई थी वो लिखी हुई है, यहाँ पे इसमें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमें अपना ये वाला पासवर्ड ऐड करना है कम्प्लीटली। इनफैक्ट इसकी मैं आपको कॉपी बना के दिखा देती हूँ।
व्हाट वी हैव टू डू इज़ इस पासवर्ड को हम कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स हटा के भी हमें अपना पासवर्ड एंटर करना है, दिस पासवर्ड। उसके बाद क्लस्टर समथिंग, और ये हमारी डेटाबेस का प्रॉपर लिंक हो गया। तो यहाँ आ जाते हैं वापस से, तो ये स्ट्रिंग है जिसको हमें ऐड करना है अब इंस्टेड ऑफ आर प्रीवियस मोंगोड लिंक, एंड इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब एक्चुअल कनेक्शन फॉर्म करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम अपने app.js के अंदर जाएंगे। लेट्स गो टू आवर app.js, और app.js में जहां अब हम MongoDB के साथ कनेक्ट कर रहे थे, कौन से लिंक के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे, ये हमारा लोकल होस्ट का लिंक होता था जिसमें MongoDB / फिर हमारे डेटाबेस का नाम होता था, तो ये सारी चीजें थी। अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम अपना ये वाला इस लिंक को यूज करने वाले हैं जिसको हमने सेव किया है अपने एटलस के अकाउंट से। अब इसे यूज करने के लिए हम इस लिंक को अपने .env के अंदर सेव करवा सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, इसको हम कहेंगे atlas, लेट्स कॉल इट atlas db url इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इस वैल्यू के अंदर ये जरूर इंश्योर करना है कि पासवर्ड को हम रिप्लेस कर रहे हो अपने ओरिजिनल पासवर्ड से, एंड इसको कर देते हैं सेव। और बाद में हम देखेंगे कि ऐसे .env फाइल को हम कभी पुश नहीं करते। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे स्टोर कराई है मेरे लिए सैम्पल इन्फॉर्मेशन है, बट आपको कभी भी अपनी ये जो की टोकन URL रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये किसी को नहीं दिखानी है। इसको क्रॉस कर देते हैं app.js के अंदर। अब इसे तो कर देंगे हम कॉमेंट आउट, एंड अब हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, वील कॉल इट db url। दिस इज गोइंग टू बी आवर डेटाबेस URL। इस बार डेटाबेस को जो URL है इसे हम लेकर आएंगे फ्रॉम process.env atlas db_url से। तो हमारी .env फाइल से हमारा ये atlas db URL आ जाएगा, एंड उसे हम यहाँ पर ले आएंगे, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। और जब भी हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे थे इस async फंक्शन के अंदर, यहाँ पर अब mongo URL की जगह हम अपना डेटाबेस URL पास करेंगे। तो बेसिकली mongoose कनेक्ट तो करेगा पर हमारे लोकल सिस्टम वाले डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करेगा, इस बार हमारे डेटाबेस एटलस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो इसको एक बार सेव करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं app.js, and let's go to our project which is going to be hosted at localhost 8080/listings। एंड इस बार जब हम /listings पे जाएंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास होगी कि लिस्टिंग्स में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं कुछ दिखाई दे रहा? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो हमने इनिशियलाइज किया था डेटाबेस को, वो तो अपने लोकल होस्ट के ऊपर इनिशियलाइज किया था, पर इस बार डेटाबेस कहाँ पे कनेक्टेड है? इस बार डेटाबेस एटलस के ऊपर कनेक्टेड है। तो इसीलिए एटलस के ऊपर जो डेटाबेस कनेक्टेड है वो अभी कंप्लीटली खाली है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे एक नया डेटा क्रिएट करने से। तो हम साइन अप करने वाले हैं, साइन अप करेंगे एज अ न्यू यूज़र। तो एज अ डेमो यूज़र हम साइन अप करने वाले हैं। अब हमें ये याद रखना है, डेमो को हमने लोकल होस्ट के ऊपर बनाया हुआ था, पर एटलस के अंदर तो डेटाबेस कंप्लीटली खाली है, तो डेमो को हम रिक्रिएट कर सकते हैं फॉर एटलस। तो यहाँ पे demo@gmail.com कर देते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डेमो, एंड ये हमने कर लिया साइन अप। अब जैसे ही साइन अप कर लिया, वेलकम टू वॉन्डरलस्ट आ गया, लिस्टिंग्स है नहीं दिखाने के लिए, तो हम सिर्फ लॉग इन एंड साइन अप कर रहे हैं अभी। अब जैसे ही हमें वेरीफाई करना है कि हाँ यहाँ पे हमने साइन अप तो कर लिया एज ए यूज़र, पर हमारी इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर हुई किसी डेटाबेस के अंदर, तो वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए एटलस के पेज पर वी कैन गो टू द डेटाबेस ऑप्शन, एंड डेटाबेस के अंदर ये हमारा क्लस्टर हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर वी कैन गो टू ब्राउज कलेक्शंस, जिसमें हमें अपने सारे कलेक्शंस दिखाई देंगे। इसके अंदर टेस्ट डेटाबेस हमारा यूज हो रहा है, एंड क्या कलेक्शंस है? एक लिस्टिंग्स कलेक्शन क्रिएट हुआ है, एक रिव्यूज कलेक्शन, एक यूजर्स कलेक्शन। ये वो तीनों कलेक्शंस हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने मॉडल्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गए हैं, और लिस्टिंग्स तो अभी कंप्लीटली खाली है, रिव्यूज कंप्लीटली खाली है। यूजर्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो यूजर्स के अंदर हमारे लिए एक रिजल्ट फॉर्म हुआ है, और ये क्या है? यूजर में हमारा demo@gmail.com। तो जिस चीज़ को बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ऑनलाइन, वो अब हमारे इस ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर, क्लाउड डेटाबेस के अंदर जाके अपीयर हो रही है। हम चाहें तो अपने लिए एक लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। वी गो टू Airbnb होम, एंड इसको कह देते हैं न्यू लिस्टिंग फॉर Atlas DB। दिस इज अ टेस्ट लिस्टिंग फॉर Atlas। वी कैन चूज आवर फाइल। तो एक सैम्पल इमेज हम ले लेते हैं, इसको रख देते हैं 2500। दिस इज गोइंग टू बी इंडिया, एंड वी कैन कीप इट एज जयपुर राजस्थान, एंड इसको कर देते हैं ऐड। जैसे ही हमने ऐड किया, हमारे लिए न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो गई। इस लिस्टिंग के ऊपर हम क्लिक करके जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे रेटिंग दे सकते हैं, एवरेज प्लेस
न्यू रिव्यू एंड इसको हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए हमारा नया रिव्यू क्रिएट हो जाएगा। इफ़ वी लुक एट द मैप, हमारा जो मार्कर है वो कम्प्लीटली जयपुर के ऊपर प्लेस्ड है। क्लिक करेंगे तो इस तरीके की न्यू लिस्टिंग फॉर एटलिस्ट डीबी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हमने ही की है, वो गलत नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हमने ही मिस्टेक किया है। वी कैन इवन एडिट दिस एटलिस्ट डीबी, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। एंड इस बार इफ़ वी क्लिक ऑन द मार्कर, इट इज़ न्यू लिस्टिंग फॉर एटलिस्ट डीबी। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें फंक्शनल हैं, हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। एंड एटलस डीबी के ऊपर जाके अब हम लिस्टिंग्स के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक नई लिस्टिंग आके क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से हमारा जो एटलस डीबी है कंप्लीटली कनेक्टेड है। एंड अभी के लिए ये जो हमारी .env फाइल है, इसके अंदर में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, पर जब हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करवाएंगे तो ये जो URL है या बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे। ये हम फाइनली जाके जहाँ से भी हम क्लाउड सर्विस ले रहे होंगे, जहाँ पे भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम सारे अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को स्टोर कराने वाले हैं। तो आई होप कि अभी के लिए हमें इतना पार्ट क्लियर होगा कि कैसे हमने डेटाबेस को अभी एक ऑनलाइन डेटाबेस में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ से हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड है, सारी इन्फॉर्मेशन अब जाके हमारे ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर सेव हो रही है। अब नेक्स्ट चीज़ जिसको हम यूज़ करने वाले हैं बिफोर मूविंग टू फाइनल डिप्लॉयमेंट स्टेज, वो है हमारे लिए मोंगो सेशन स्टोर। अगर आपको याद हो कि जब हमने एक्सप्रेस सेशंस को यूज़ किया था, इफ़ आई गो टू npm एक्सप्रेस सेशंस, इस पेज पर हम जा सकते हैं। तो एक्सप्रेस सेशंस के अंदर हमने जो स्टोरेज यूज़ की थी, इफ़ वी गो टू द स्टोरेज, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमारी लोकल स्टोरेज होती है जिसके अंदर सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। वी कैन सर्च फॉर लोकल स्टोरेज। तो हमें यहाँ पे पहले ही वार्निंग दी हुई थी एक्सप्रेस सेशंस के अंदर, द डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड सेशन स्टोरेज मेमोरी स्टोर इज पर्पसली नॉट डिजाइन फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। यानी जो हमारा सेशन स्टोर की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होती है, जो हमारा मेमोरी स्टोर होता है, वो सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, यानी जब हम इंटरनेट के ऊपर चले जाएंगे उसके लिए नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर से मेमोरी लीक हो सकती है कुछ कुछ कंडीशंस में, ये स्केल नहीं हो सकता। अगर कल को आपको अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करना है, उसमें और ज़्यादा अच्छे यूजर्स ऐड करने हैं, लिस्टिंग्स ऐड करनी है, नए फीचर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए वो स्टोरेज स्केल नहीं हो पाएगी एंड इज़ ओनली मेंट फॉर डीबगिंग एंड डेवलपिंग। तो इसीलिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेशन स्टोरेज है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके लिए इन द npm डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। पेज के नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंपैटिबल सेशन स्टोर्स होते हैं। इसके अंदर हम चाहें तो कोई भी सेशन स्टोर यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें ऑलरेडी मोंगो के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, वो हमारा प्राइमरी डेटाबेस था मर्न स्टैक के अंदर, तो इसीलिए हम ये सर्विस यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड कनेक्ट मोंगो, विच इज़ अ मोंगो डीबी बेस्ड सेशन स्टोर। तो इसीलिए हम कनेक्ट मोंगो को यूज़ करने वाले हैं एज अ न्यू सेशन स्टोर, जिसके अंदर हमारे सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। यानी जितनी भी हमारी कुकीज़ हैं, जितनी भी हमारी यूज़र की कोई एक्सपायरी डेट हो गई, यूज़र रिलेटेड टोकन्स हो गए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब इस सेशन स्टोर के अंदर सेव होने वाली है। अब कनेक्ट मोंगो को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सर्वर को अपने स्टॉप कर लेते हैं एंड लेट अस npm i कनेक्ट मोंगो, इसे कर लेते हैं क्लियर। एंड फाइनली इसको यूज़ करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे रिक्वायर करना पड़ेगा एंड हमेशा कनेक्ट मोंगो को यूज़ करने से पहले हमें एक्सप्रेस सेशन को ज़रूर रिक्वायर करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस सेशन को तो एज सच वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, बस हम यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं कनेक्ट मोंगो को रिक्वायर करने वाली। वील गो टू आवर app.js और यहाँ जहाँ हमने एक्सप्रेस सेशन को रिक्वायर किया है, यहाँ पर इसी के नीचे हम अपने मोंगो स्टोर को यानी कनेक्ट मोंगो को रिक्वायर कर लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ मोंगो स्टोर फॉर अस। इसको सेव कर लेते हैं। अब मोंगो स्टोर को एक्चुअली यूज़ करने के लिए या तो डायरेक्टली उसे हम सेशन मिडलवेयर के अंदर पास कर सकते हैं एज अ स्टोर, वरना हम चाहें तो उसे एज एन इंडिविजुअल वेरिएबल भी बना सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से ये जो लाइन है ये हमारा मोंगो स्टोर को यूज़ करने का तरीका होता है। या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सारा कोड लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे उसको एक अलग वेरिएबल के अंदर सेव करवा के फिर यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो जहाँ हम सेशन को क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेइंग कि ये जो सेशन ऑप्शन वाली पूरी ऑब्जेक्ट है, इस पूरी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, बट हमने इसे एक सेशन ऑप्शंस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया एंड फिर इसे यहाँ पर पास कर दिया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉन्स्ट, विल कॉल इट स्टोर। तो स्टोर होने वाला है हमारे लिए हमारा, यहाँ पर सिंटैक्स हमें दिख जाएगा। सिंटैक्स जो हमें यूज़ करना है दैट इज़ mongo store.create।
तो मोंगो स्टोर डॉट क्रिएट के अंदर ये बेसिकली हमारा मेथड है जो एक नया मोंगो स्टोर क्रिएट करने के काम आता है, और इसके अंदर हम कुछ कुछ ऑप्शंस पास कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो ऑप्शन हमें पास करना है मोंगो स्टोर को क्रिएट करने के लिए वो होगा मोंगो यूआरएल, कि हमारा मोंगो डीबी का जो डेटाबेस है वो एक्चुअली कहाँ पर होगा। अब ये जो मोंगो डीबी का डेटाबेस है इसके लिए हम अपना यही डेटाबेस यूज़ करेंगे, हमारा क्लाउड डेटाबेस, विल कॉल इट डीबी यूआरएल, लेट्स कॉल इट डीबी यूआरएल। उसके साथ में हम कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं जिनको ऐड कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस के लिए सबसे पहली चीज़ जिसको हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ समथिंग कॉल्ड सीक्रेट। तो बेसिकली हम अपने डेटाबेस के अंदर एक नया सीक्रेट ऐड करने वाले हैं, और सीक्रेट या तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो इस तरीके से क्रिप्टो की फॉर्म में सीक्रेट को ऐड कर सकते हैं। व्हेन वर्किंग विद सेंसिटिव सेशन डेटा इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन के लिए वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस क्रिप्टो, एंड इसके अंदर हम अपना एक सीक्रेट ऐड कर सकते हैं। अब इस सीक्रेट के लिए वी कैन कॉपी दिस सेम सीक्रेट जो हमने सेशन ऑप्शंस के अंदर पास किया था, तो ये हमारा सीक्रेट हो गया। एंड एक थर्ड पैरामीटर जो हम पास करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी टच आफ्टर। तो टच आफ्टर का क्या मतलब होता है? टच आफ्टर इज़ द इंटरवल बिटवीन सेशन अपडेट्स। बेसिकली अगर किसी यूज़र ने, मान लेते हैं फेसबुक के अकाउंट के ऊपर लॉगिन किया, टैब के ऊपर, अगर हम एज ए यूज़र फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हैं, तो अगर हमने उस टैब को क्लोज भी कर लिया तो दोबारा अगर हम उस टैब को जाके यूज़ करते हैं, उस टैब को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारी सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। मतलब बार बार हमें लॉगिन नहीं करना पड़ता, बार बार हमें साइन अप नहीं करना पड़ता। तो कई बार सेशन के अंदर अगर कुछ चेंज भी ना हो तब भी उस सेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर सेव्ड रहती है। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट केस क्या है कि जैसे ही आप टैब को रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप कुछ भी रिफ्रेश करेंगे, हमारी सेशन की इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, चाहे सेशन के अंदर चेंज हुआ है चाहे सेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ। पर हम चाहते हैं रिफ्रेश होने पे बार बार अपडेट ना हो, क्योंकि कई बार हो सकता है सेशन के अंदर कोई चेंज ना हो। सेशन के अंदर चेंजेस जनरली हमारे तब होंगे जब हम सर्वर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। हो सकता है हमने सर्वर के साथ इंटरैक्ट ही नहीं किया, बार बार हम सिर्फ रिफ्रेश ही किया जा रहे हैं, तो उस केस में हमें सेशन को बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टच आफ्टर कहने का मतलब है कि अगर सेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, कोई अपडेशन नहीं हुए, तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कब अपडेट करें? हम अपनी इन्फॉर्मेशन को 24 आवर्स के बाद अपडेट करें। तो हम चाहते हैं 24 आवर्स हमारा इंटरवल हो। हम चाहें तो इसे 1 घंटा भी सेट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे 12 आवर्स भी सेट कर सकते हैं, जो भी, बट जनरली हम इसे 24 आवर्स सेट करेंगे। सेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ टच आफ्टर वाला हमारा ऑप्शन होगा, इसमें 24 आवर्स ये इन्फॉर्मेशन हमें सेकंड्स में पास करनी है। नोट करना है, मिली सेकंड्स नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमें सेकंड्स में पास करनी है। तो 24 आवर्स में 24 इंटू 3600 हमारे सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारा मोंगो स्टोर हम क्रिएट कर लेंगे इन सारे ऑप्शंस के बाद। एंड उसके बाद इसे इनफैक्ट यहाँ से कट करके जब हम ये सेशंस ऑप्शंस डिफाइन कर रहे हैं उसके ऊपर हमें लेके जाना है। जब हम सेशंस ऑप्शन दे रहे हैं, यानी हमारे एक्सप्रेस सेशन को जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के अंदर हमारे स्टोर की इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे। उस इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए या तो हम लिख सकते हैं स्टोर विच इज़ बेसिकली आर वेरिएबल नेम, या फिर हम सिर्फ स्टोर लिख सकते हैं अपने कोड को। हमारे कोड को पता होगा हम कौन से स्टोर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी मोंगो स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमारे सेशन के अंदर जा रही है। तो अब हमारी सेशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी? अब हमारी सेशन की इन्फॉर्मेशन हमारे एटलस डेटाबेस के अंदर स्टोर होने वाली है, जिसका हमने यहाँ पे डीबी यूआरएल दिया है। अगर हम चाहते हैं लोकल डेटाबेस के ऊपर स्टोर हो तो हम अपना मोंगो यूआरएल भी यहाँ पर पास कर सकते थे। बेसिकली जो भी पास करो वो हमारे डेटाबेस का, मोंगो डीबी डेटाबेस का यूआरएल होना चाहिए। तो ये हमारे स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पास कर दी है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड करने वाले हैं। बेसिकली वील ऐड अ फंक्शन कॉल्ड .on store.on, जिसके अंदर अगर कोई भी एरर आ जाता है हमारे मोंगो स्टोर के अंदर, तो हम क्या करवाएंगे, तो हम console.log करके प्रिंट करवाएंगे एरर इन मोंगो सेशन स्टोर, ताकि हमें पता हो एरर कहाँ पर आया, एंड साथ में हम अपने एरर को प्रिंट करवा देंगे। तो इसको भी सेव कर लेते हैं, इस एक्स्ट्रा लाइन को। अब अपने कोड को हम दोबारा एक बार रन करने वाले हैं। लेट्स डू nodemon app.js, एंड इस बार एज अ यूज़र लेट्स रिफ्रेश दिस। हमने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया, हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेते हैं अपने डेमो से। तो ये हमने लॉगिन कर लिया। अब अपने एटलस डेटाबेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जहाँ हमें कलेक्शंस दिखाई दे रहे थे, शुरुआत में क्या थे, एक सिंगल डेटाबेस था हमारा टेस्ट डेटाबेस, जिसके अंदर 3 कलेक्शंस क्रिएट हुए थे। पर अगर हम इसको रिफ्रेश करें इस बार, तो हमें कलेक्शंस के अंदर इस बार एक और नया कलेक्शंस दिखेगा सेशंस नाम से।
तो यहाँ सेशंस कलेक्शंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस सेशंस कलेक्शन में हमारी सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। पहले जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी हमारे मेमोरी स्टोर के अंदर स्टोर होती थी, विच वॉज लोकल स्टोरेज, हमारे ही कंप्यूटर के अंदर, पर इस बार ये हमारे एक्चुअल मोंगो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है। दिस इज द सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, लास्ट मॉडिफाइड, इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर अब हमारी सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अगर हम किसी और दूसरे यूज़र की तरह साइन अप करें तो एक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको हम demo2 कह देते हैं, demo2@gmail.com एंड वील ऑल्सो कॉल इट demo2। अब demo2 के अंदर भी हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, इसको कह देते हैं न्यू लिस्टिंग फॉर सेशन स्टोर टेस्ट, न्यू डिस्क्रिप्शन। एक फाइल हम चूज़ कर लेते हैं अपने लिए, वी कैन राइट अ रैंडम प्राइस 1 2 3 4, वी कैन गिव इट इंडिया गोवा, ऐड कर दिया एंड ये हमारे लिए नई लिस्टिंग क्रिएट हो गई। एंड इस स्टोर के अंदर जाके हम लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 5 स्टार्स, ग्रेट, हमने ऐड कर दिया एंड इसे जाके रिफ्रेश करेंगे। सो वन थिंग वी आर गोइंग टू नोटिस इज कि हमारी सेशन स्टोर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा लास्ट मॉडिफाइड एंड हमारा जो एक्सपायर्स है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ही हम अपने सेशन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमें चेंज होती हुई दिखाई देगी। एंड हमारी ये जो सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसके एक्सपायर होने का एक डिफ़ॉल्ट है, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू आवर सेशन, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो द मैक्सिमम लाइफ टाइम इन सेकेंड्स ऑफ द सेशन विच विल बी यूज टू सेट session.cookie expires if it is not yet set, default is 14 days। यानी जितनी भी हमारी सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम सर्वर के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डेटाबेस उस सेशन इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सिर्फ 14 डेज तक सेव्ड रहेगी। हम चाहें तो इस इंटरवल को चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ 14 डेज एंड आई थिंक 14 डेज हमारे लिए ठीक है कि 14 डेज तक अगर यूज़र ने कोई एक्टिविटी नहीं कर दी तो उसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो जैसे फेसबुक के केस में आई बिलीव इट इज़ आइदर 14 या फिर 30 डेज ऐसा कुछ होता है कि आप फेसबुक के अकाउंट पर लॉग इन करोगे अगर वेबसाइट से, तो अगर आपने अगले 7 दिन या 14 डेज या 30 डेज तक कुछ दोबारा से लॉग इन नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, तब आप ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाओगे। बट ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन बाद अगर हम दोबारा जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। ऐसा ही गिटहब के ऊपर देयर इज़ अ 7 डे पीरियड कि आपने अगर एक बार गिटहब के ऊपर लॉगिन कर लिया तो अगले दिन अगर आप दोबारा चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, आपको दोबारा लॉगिन या साइन अप इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। बट हाँ, अगर आपने 7 दिन तक दोबारा री लॉगिन नहीं किया, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो उस केस में हमारी जो कुकीज़ हैं एक्सपायर हो जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट एक 14 डेज का यहाँ पे पीरियड होता है कनेक्ट मोंगो के अंदर। एंड दिस वाज हाउ वी हैव स्टोर्ड आवर सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन अ मोंगो स्टोर। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डिप्लॉयमेंट के साथ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के साथ। अब डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से सबसे पहले एक वेल नोन प्लेटफॉर्म होता था हेरोकू नाम से, विच इज़ नाउ पेड, उसके अंदर फ्री ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे नहीं यूज़ करने वाले। हमारे पास रेंडर नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है, नेटलीफाई होता है, साइक्लिक होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो, उसको होस्ट कर सकते हो फ्रीली। हम अपने काम के लिए यूज़ करेंगे रेंडर को। बाकी अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो आप उसको जाकर भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू होस्ट योर प्रोजेक्ट देयर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेंडर एंड रेंडर के लिए स्टार्ट करने के लिए वील गो टू दिस लिंक कॉल्ड render.com। render.com के ऊपर वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड फॉर फ्री एंड इसके ऊपर हम अपना अकाउंट बनाने वाले हैं। आप चाहें तो गिटहब से भी साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो हम अभी नॉर्मली सिर्फ गूगल के साथ साइन अप करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू चूज़ द सेम ईमेल आईडी एंड कंप्लीट कर लेते हैं अपने साइन अप प्रोसेस को। हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी को। रिफ़्रेश कर लेते हैं एंड वील हैव टू वेरीफाई इट। ये हमारा रेंडर अकाउंट, इसको कर लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद हमें अपने बारे में कुछ डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, तो डेल्टा स्टूडेंट लिख लेते हैं। हाउ विल यू प्राइमरीली यूज़ रेंडर फॉर माई पर्सनल यूज़। कौन से प्रोजेक्ट्स हम बिल्ड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वेब ऐप। हम अपने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रेंडर के ऊपर मूव करने वाले हैं। तो ये हमारे पास हमारा डैशबोर्ड होगा रेंडर का, जो आने वाला है जब हम एक बार साइन अप कर लेंगे सक्सेसफुली। अब रेंडर के ऊपर डिप्लॉयमेंट कराने से पहले हमें एक छोटा सा चेंज अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ेगा, जो हम करेंगे अपने package.json में। तो package.json में यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें एक और कर्ली ब्रेस ऐड करना है, विच इज़ गोइंग टू बी फॉर आर engines। तो यहाँ हम लिख देंगे engines : एंड यहाँ हम लिखने वाले हैं अपने
नोड इंजन के बारे में। तो बेसिकली इंजन्स के अंदर हम अपने नोड का वर्जन स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने नोड बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर नोड का वर्जन स्पेसिफाई नहीं करते तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पर रेंडर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास कुछ एरर्स आ सकते हैं। इसीलिए पहले से ही हमें अपने नोड का वर्जन यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम अपना नोड का वर्जन चेक भी कर सकते हैं। नोड का वर्जन चेक करने के लिए वी जस्ट हैव टू राइट नोड -v, एंटर किया, ये हमारी नोड का वर्जन है। तो इसमें हम यहाँ पर सेव करवाएंगे 16.13.0। तो इसको कर लेते हैं सेव। ये हमारी package.json सेव हो गई। इसको ऐड करने से package.json में हमारे कोड के अंदर एज सच कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमें ये डिटेल चाहिए ताकि हम डिप्लॉय करा सके रेंडर के ऊपर। एंड इसे वापस से कर लेते हैं क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम रेंडर के ऊपर पढ़ने वाले हैं वो ये होगी कि कैसे रेंडर को हम अपने गिटहब अकाउंट के साथ कनेक्ट करें। तो बेसिकली हमारा प्रोसेस डिप्लॉयमेंट का ये रहेगा कि जो प्रोजेक्ट हमने अभी लोकल सिस्टम के अंदर बनाया, अभी लोकल सिस्टम के अंदर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम अपने गिटहब अकाउंट की एक प्राइवेट रेपो के अंदर पुश करेंगे। हम चाहे तो पब्लिक रेपो के अंदर भी कर सकते हैं, प्राइवेट रेपो के अंदर हम चूज़ करेंगे ताकि अभी दूसरे लोगों को हमारा प्रोजेक्ट ना दिखाई दे। तो हम अपनी प्राइवेट रेपो के अंदर अपने गिटहब पर प्रोजेक्ट को पुश करेंगे एंड फिर गिटहब से जो रेंडर है वो इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेगा एंड वो इस प्रोजेक्ट को फाइनली डिप्लॉय करा देगा। इसमें फ़ायदा ये है कि जब भी हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज हमने कोई नया फीचर ऐड किया, 2 दिन बाद हमने कोई नया फीचर ऐड किया, तो उस फीचर को ऐड करके हम डायरेक्टली गिटहब पर पुश कर सकते हैं और फिर रेंडर क्या करेगा, रेंडर को बोल सकते हैं कि गिटहब से जो नई कॉपी है, नए चेंजेस हैं हमारे प्रोजेक्ट के, उनको एक बार लेकर आ जाओ और हमारे प्रोजेक्ट में जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है वो अब नए चेंजेस के साथ उसे डिप्लॉय कर दो। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हम वैसे ही गिटहब के ऊपर अपना कोड पुश करते हैं और रेंडर क्या करेगा, डायरेक्टली गिटहब से ही हमारे कोड को एक्सेस करेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो फ्लो है, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा बाय कनेक्टिंग आवर रेंडर विद आवर गिटहब अकाउंट। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है टू कनेक्ट रेंडर विद आवर गिटहब अकाउंट। अब ये करने के लिए हमारा ये जो मेजर प्रोजेक्ट वाला पूरा फोल्डर है इसको हमें गिट प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारे गिट एंड गिटहब से रिलेटेड हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने पढ़ा था पहले ट्यूटोरियल के अंदर, उनको हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, बट आई होप कि हम सबको वो याद हो क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें थी जिनको हमने कवर किया था। अब सबसे पहले तो कुछ चेंजेस हम कर लेते हैं, यानी गिट रेपो बनाने से पहले कुछ बेसिक चेंजेस होंगे जिनको हम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो क्लासरूम फोल्डर था जिसको हमने कुछ लेक्चर्स के अंदर यूज़ किया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसे हमें डिप्लॉय कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ अभी app.js के अंदर हम चाहें तो अपना ये जो मोंगो URL है इसको कम्प्लीटली यहाँ से हटा सकते हैं एंड साथ के साथ ये जो हमारा सीक्रेट है जिसे हम अपने मोंगो स्टोर के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, सेशन ऑप्शंस के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, इस सीक्रेट को एज सच हम इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखते बिकॉज ऑब्वियसली ये एक सीक्रेट वैल्यू है, तो ये दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देनी चाहिए हमारे कोड के अंदर। तो इस सीक्रेट को भी हम अपनी .env फाइल के अंदर पुश करेंगे। वील कॉल इट सीक्रेट एंड इसको हम कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेट्स टाइप एनीथिंग, मतलब कुछ भी रैंडम चीज़ हम लिख सकते हैं एंड ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रैंडम सीक्रेट हो जाएगा। अब इसे सेव कर लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर सीक्रेट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सीक्रेट की जगह हम यूज़ करेंगे process.env.secret एंड यही सेम चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ताकि हम जब अपना कोड पुश करें गिटहब के ऊपर तो वहाँ पर लोगों को हमारा सीक्रेट ना दिखाई दे, वहाँ पर सिर्फ process.env.secret दिखाई दे। ऑल्सो जब हम अपने इस पूरे कोड को गिटहब के ऊपर पुश करेंगे तो हम कभी भी अपनी .env फाइल को पुश नहीं करेंगे, यानी वहाँ पर ये जो सीक्रेट है, टोकन्स है या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये कभी भी गिटहब के ऊपर हमें पुश नहीं करनी। ना कोई कीज़ पुश करनी होती है, ना कोई सीक्रेट पुश करना होता है, ना कोई टोकन्स, ना कोई पासवर्ड, ना कोई यूज़र नेम, इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे सेंसिटिव डेटा होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम नहीं डालते हैं। तो ये जो .env फाइल है ना तो इसको हम गिटहब के ऊपर अपलोड करेंगे जब अपना प्रोजेक्ट पुश करेंगे और ना ही अपने नोड मॉड्यूल्स को डालेंगे, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स तो एनी डे अगर हमारे पास package.json है तो हमारे नोड मॉड्यूल्स तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को एक गिट प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू राइट गिट इनिट। जब भी हमें एक नया गिट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना होता है, एंटर कर दिया तो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस प्रोजेक्ट। अब मेजर प्रोजेक्ट के अंदर .git नाम से एक रेपो आ गई है और अब अगर हम देखें अपना गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं
जो यहाँ पर अभी रेडी टू ऐड एंड कमिट बैठी हुई है। इसके अंदर app.js हो गया, हमारे कंट्रोलर्स हो गए, हमारा init हो गया, middleware.js, मॉडल्स हमारा, packagelog.json, packet.json, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन वो है जिसको हमें पुश करना है गिटहब के ऊपर। पर इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दिखेगी जिसको हमें पुश नहीं करना। इसमें से सबसे पहला है हमारा .env फाइल, इसको ना हम ऐड करेंगे, ना हम कमिट करेंगे, ना हम पुश करेंगे। उसके अलावा हमारे नोड मॉड्यूल्स, इनको भी, इस फोल्डर को भी ना हम ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, ना हम पुश करेंगे। साथ के साथ इफ़ यू आर समबडी हु इज बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट ऑन अ मैक सिस्टम, तो मैक मशीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट .ds_store ये जो चीज़ है ये क्रिएट हो जाती है। इसको भी हमें पुश नहीं करना, ना इसे ऐड करना है, ना इसे कमिट करना है, ना इसे पुश करना है। अब गिट के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हम अपने पुश या ऐड या कमिट प्रोसेस के अंदर इग्नोर करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को इग्नोर करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर नोड मॉड्यूल्स हमें कभी भी चाहिए ही नहीं, ना नोड मॉड्यूल्स के अंदर अगर कोई भी चेंज आए, हम चाहते हैं गिट उसको इग्नोर कर दे, ना उन चेंजेस को ट्रैक करे, ना उनको सेव करवाए, ना उन्हें पुश करवाने में हेल्प करे। तो उन कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को जिनको हम इग्नोर करना चाहते हैं, उन्हें हम एक .gitignore नाम की फाइल में लिख सकते हैं और फिर गिट को पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को उसे इग्नोर करना है। अभी के लिए हम 3 चीज़ों को इग्नोर करवाना चाहते हैं। एक होगा हमारे लिए हमारी .env फाइल, एक होगा हमारे लिए हमारे नोड मॉड्यूल्स, एंड अगर हम मैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए होगा .ds_store। अगर आप मैक के ऊपर काम नहीं कर रहे तो इसको हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें बस इन दोनों को इग्नोर कराना है। तो इग्नोर कराने के लिए लेट्स क्रिएट आर .git, स्पेलिंग सही लिखने हैं, गिट इग्नोर वाली फाइल को हम क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारी .gitignore वाली फाइल हमारे पास आ गई। इसमें उन फाइल्स एंड फोल्डर्स के हम नाम लिखते हैं जिनको हम इग्नोर कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी .env को इग्नोर कराना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर नोड मॉड्यूल्स को हम इग्नोर कराना चाहते हैं और नोड मॉड्यूल / हम लिखेंगे ताकि पूरा का पूरा जो हमारा फोल्डर है, ये जो हमारा पूरा का पूरा फोल्डर है ये इग्नोर हो जाए। इसके साथ में हम अपने ds_store को भी इग्नोर करवाना चाहते हैं। और ये ds_store सिर्फ यहाँ पर नहीं है, कोई भी फोल्डर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हमें .ds_store दिखाई देता है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ अ स्पेशल सिंटैक्स। हम लिखेंगे **/ फिर हम लिखेंगे ds_store। तो इस सिंटैक्स का मतलब है कि ds_store पूरे फोल्डर के अंदर कहीं भी किसी सब फोल्डर के अंदर, सब डायरेक्टरी के अंदर दिखे तो भी उसे इग्नोर करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम गिट इग्नोर से इग्नोर करेंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड इन दोनों को कर देते हैं क्रॉस। अब जैसे ही हमने सेव किया, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये नोड मॉड्यूल्स ग्रे कलर में आ गया और ये .env भी ग्रे कलर में आ गया। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं जिनको अब गिट इग्नोर कर रहा है, ट्रैक नहीं कर रहा। एंड ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं दोबारा गिट स्टेटस करके। इस बार जब हम गिट स्टेटस करेंगे तो इसमें ये .gitignore नहीं ऐड हो गई, बट ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये हमारे सारे एसेंशियल्स हैं। इसके अंदर ना अब हमें नोड मॉड्यूल्स दिख रहा है, ना हमें एनवायरनमेंट फाइल दिख रही है, ना हमें ds_store दिख रहा है। इन चेंजेस को अब हम जाके ऐड एंड कमिट कर सकते हैं। अब ऐड एंड कमिट करने के लिए हम लिख लेते हैं git add all। गिट स्टेटस चेक करेंगे तो हमारे सारे जो चेंजेस हैं वो ऐड हो गए, बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स। एंड वी कैन फाइनली कमिट बाय सेइंग git commit -m। इसको कह सकते हैं ऐड इनिशियल फाइल्स, या वी कैन सिंपली कॉल इट ऐड प्रोजेक्ट फाइल्स। इसको कर देंगे एंटर। तो ये हमारा सारा का सारा जो फाइल्स हैं जो ऐड हुई थी वो कमिट हो गई। गिट स्टेटस चेक करेंगे तो ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट, यानी वर्किंग ट्री हमारा क्लीन हो गया। अब बात आती है, ये तो हमने गिट में चेंजेस कर दिए, फाइल्स ट्रैक कर ली, ऐड कर दी, कमिट कर दी। अब इन सारे इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे हम गिटहब के ऊपर पुश करें। अब हमें कनेक्ट करना है अपने गिटहब अकाउंट के साथ। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन कनेक्ट गिटहब। एंड इसमें अगर हम ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं होंगे तो उस केस में हमें हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। एंड रेपोजिटरी एक्सेस में हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक तो है ऑल रेपोजिटरीज़ की हम सारी की सारी रेपोजिटरीज़ की एक्सेस दे रहे हैं, एक है ओनली सिलेक्ट रेपोज। तो हम चाहें तो ओनली सिलेक्ट रेपोज को भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो विद ओनली सिलेक्ट रेपोजिटरीज़ एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू गो विद डेल्टा प्रोजेक्ट जिसको हमने अभी क्रिएट किया है, इसी की क्योंकि हम एक्सेस देना चाहते हैं। नहीं तो अगर आपके पास जनरली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप रेंडर के ऊपर होस्ट कराने वाले हो तो ऑल रेपोजिटरीज़ को भी हम चूज़ कर सकते हैं। इसे कर लेंगे सेव एंड हम आ जाएंगे यहाँ पर। अब अपनी रेपो को रेंडर के साथ कनेक्ट करने के लिए टू कनेक्ट योर गिटहब रेपोजिटरी और यूज एन एग्जिस्टिंग पब्लिक रेपो URL हम क्लिक करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमने नया क्रिएट किया डेल्टा प्रोजेक्ट। यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन कनेक्ट एंड फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यू आर डिप्लॉइंग अ वेब सर्विस फॉर अपना कॉलेज /delta प्रोजेक्ट।
हम इसके लिए अपनी एक नई वेब सर्विस है जिसको डिप्लॉय करने वाले हैं, इसका हमें नाम दे सकते हैं हम, वी कैन कॉल इट डेल्टा प्रोजेक्ट। एंड रीजन के अंदर अभी के लिए हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट यही छोड़ देते हैं, हमारी जो ब्रांच होगी उसको हम मेन ब्रांच रखने वाले हैं, इसे हम स्किप कर देते हैं। रन टाइम के अंदर हमें नोड ऐड करना है क्योंकि हमारी नोड बेस्ड एप्लीकेशन है। बिल्ड कमांड के अंदर, बिल्ड कमांड कहने का मतलब होता है दिस कमांड रन्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर रेपो व्हेन अ न्यू वर्जन ऑफ योर कोड इज पुश्ड और व्हेन यू डिप्लॉय मैन्युअली। इट इज टिपिकली अ स्क्रिप्ट दैट इंस्टॉल लाइब्रेरीज, रन्स माइग्रेशंस और कंपाइल्स रिसोर्सेज नीडेड बाय योर ऐप। तो बेसिकली जो भी नोड मॉड्यूल्स हम package.json के अंदर डिफाइन करते हैं कि हमें ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, उन चीज़ों को एक्चुअली इंस्टॉल कराने के लिए क्या कमांड यूज़ होगी, वो हमारी बिल्ड कमांड होती है। तो वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कराने के लिए हमारी npm इंस्टॉल कमांड यूज़ होती है, तो ये हमारी बिल्ड कमांड हो जाएगी। एंड फिर होती है एक स्टार्ट कमांड, यानी हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू कैसे करते हैं। अगर हमारे लोकल सिस्टम पे प्रोजेक्ट है तो हम क्या कमांड लिखते हैं, हम लिखते हैं नोड app.js। ऑब्वियसली हम अपना नोड mon भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जब हम डिप्लॉय कराते हैं तो हम नोड app.js लिखते हैं, क्योंकि जब हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होते हैं तब तो बार बार हम चेंजेस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं बार बार हमारा सर्वर जो है रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिकली। पर एक बार हमने डिप्लॉय कर दिया तो उसमें बार बार तो हम चेंजेस नहीं करा सकते, तो इसीलिए यहाँ पर जो कमांड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ नोड app.js। तो ये हमारी स्टार्ट कमांड हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हम फ्री टियर को चूज़ करने वाले हैं एंड एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर जाके हम ऑटो डिप्लॉय के अंदर वी कैन चूज़ नो। हम नहीं चाहते ऑटो डिप्लॉय हो, हम मैन्युअली अपने चेंजेस के साथ डिप्लॉय करना चाहते हैं। साथ के साथ हम चाहें तो यहाँ पे भी अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड नहीं करेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतने चेंजेस हमें करने हैं एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेब सर्विस। ये नई हमारी वेब सर्विस क्रिएट होकर आ गई एंड ये हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे रनिंग बिल्ड कमांड npm इंस्टॉल, यानी अभी जितने भी हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, added 266 packages, audited 267 packages in 6 seconds। तो बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, यानी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई अच्छे से। अब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, बट मैं पहले ही बता देती हूँ ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट है फेल होने वाला है। और अभी आपको यहाँ पे एक बार 2-3 सेकंड के लिए पॉज होके खुद सोचना है कि हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अपने कोड के अंदर, सारा कोड हमने गिटहब पे पुश किया और रेंडर ने उस पुश्ड कोड के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट है इस स्टेज में फेल क्यों होगा। तो नोड app.js जो है वो रन हो रही है एंड ये क्या हुआ, एग्जिटेड विद स्टेटस 1 वाइल रनिंग एंड डिप्लॉयमेंट वाज फेल्ड। अब जो डिप्लॉयमेंट फेल हुआ है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे कोड के अंदर app.js में हम बहुत जगह अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, पर हमने वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अपने गिटहब के ऊपर तो पुश किए ही नहीं। तो बेसिकली उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की एक्सेस अभी हमारे कोड के पास या रेंडर के पास या किसी के पास भी नहीं है। तो उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हमें जाके शुरुआत से क्रिएट करना पड़ेगा रेंडर के ऊपर, ताकि हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाए। अब डिप्लॉयमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमें 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, उसके बाद एटलस को हम थोड़ा सा और कन्फिगर करने वाले हैं। एटलस को कन्फिगर करने का क्या मतलब है, शुरुआत में हमने बात की थी कि एटलस के ऊपर जो डेटाबेस है उसके साथ कौन कनेक्ट कर सकता है, उसके साथ हमारा लोकल सिस्टम कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे लोकल सिस्टम की IP वहाँ पर स्टोर्ड है। बट अब हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लोकल सिस्टम पे नहीं है, अब हमारा प्रोजेक्ट क्लाउड के ऊपर है, यानी रेंडर के ऊपर है। तो रेंडर के पास अपनी कुछ अलग IP एड्रेसेस होंगे जिनको हमें एटलस के ऊपर जाके स्टोर कराना पड़ेगा, ताकि एटलस को पता चले कि जो सर्विस है, जो वेब एप्लीकेशन है, जो एटलस के डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करी है वो वाइट लिस्टेड है। किसी भी IP को वाइट लिस्ट करने का मतलब होता है उसे एक्सेस दे देना, उसे ऑथेंटिकेट कर देना, ये कह देना हाँ ये बिल्कुल सही IP एड्रेस है। तो वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, पर उससे पहले अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम ऐड करने वाले हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर एंड वी आर गोइंग टू ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अपनी .env फाइल को हम खोल लेते हैं। सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम हम रखेंगे क्लाउड नेम। यहाँ क्लाउड नेम, ये जो वैल्यू है इसको हम वैल्यू के अंदर पेस्ट करने वाले हैं एंड इसे क्रॉस कर लेंगे। फिर सेकंड जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है जिसको हम ऐड करेंगे दैट इज़ द क्लाउड API सीक्रेट एंड इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देंगे। तीसरा क्लाउड वेरिएबल इज़ गोइंग टू बी क्लाउड API सीक्रेट, इसकी वैल्यू को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चौथा हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा हमारे मैप बॉक्स के लिए मैप टोकन। वी आर गोइंग टू कॉपी द एंटायर वैल्यू एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नया एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा हमारे लिए हमारा एटलस डेटाबेस का URL
एक चीज़ नोटिस करनी है, हम यहाँ सिर्फ अपने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, हमें कोड के अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोड तो ये अजम्पशन के साथ चल रहा है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स तो मेरे पास होंगे ही होंगे, जो हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। हमारा जो रैंडम सीक्रेट है उसको हम ऐड कर सकते हैं, सारे वेरिएबल्स को हमने ऐड कर लिया। एंड एक चीज़ ध्यान रखनी है, डबल चेक कर लेना है, कोई भी वेरिएबल हमारा मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगा। इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। अब जैसे ही हमारे चेंजेस सेव हो गए, हमारा फर्स्ट काम हो गया विच वॉज टू ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब हमें एटलस को जाके कन्फिगर करना है। तो एटलस को कन्फिगर करने के लिए लेट्स गो टू लॉग्स। जब हमें अपने प्रोजेक्ट के किसी भी डिप्लॉयमेंट को देखना हो तो हम सिंपली कहाँ जा सकते हैं, हम लॉग्स के अंदर जा सकते हैं। तो लॉग्स में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। न्यूअर लॉग्स में बी अनअवेलेबल बिकॉज अ रीसेंट डिप्लॉय फील्ड। अब यहाँ पर जब हम कनेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो कनेक्ट में हमें स्टैटिक आउटबाउंड आईपी एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली नेटवर्क रिक्वेस्ट फ्रॉम योर सर्विस टू द पब्लिक इंटरनेट विल बी कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस। यानी ये 3 आईपी एड्रेस हैं जिनको हमें वाइट लिस्ट कराने की ज़रूरत है एटलस के अंदर। तो लेट्स गो टू एटलस, और एटलस के अंदर जाके हम इस नेटवर्क एक्सेस वाले टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं न्यू आईपी एड्रेसेस को। सबसे पहले एक एक करके अपने आईपी एड्रेसेस को हम पेस्ट कर सकते हैं। रेंडर के ऊपर जाएंगे, लेट्स कॉपी द फर्स्ट वन, इसको पेस्ट कर दिया, कंफर्म करके ऐड कर देंगे। उसके बाद पेंडिंग है, इसका स्टेटस धीरे धीरे एक्टिव होता रहेगा, तब तक हम सेकंड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, ऐड करेंगे आईपी एड्रेस, इसको भी पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद थर्ड आईपी एड्रेस को ले लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम, ऐड कर देंगे आईपी एड्रेस, पेस्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया। थोड़ा टाइम लग सकता है फॉर दीज टू कम फ्रॉम द पेंडिंग टू द एक्टिव स्टेट, तो उसके लिए हम वेट कर लेंगे थोड़ी देर। तो ये सारे आईपी एड्रेसेस अब हमारे एक्टिव स्टेट में आ गए, मतलब ये वाइट लिस्ट हो गए हैं, इनको अब हमारा एटलस रिकॉग्नाइज करेगा। तो दोबारा से रेंडर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे मैनुअल डिप्लॉय में हम बेसिकली अपना जो बिल्ड कैश है उसको क्लियर कर लेंगे एंड रीडिप्लॉय करने वाले हैं। तो रीडिप्लॉय जब कर रहे होंगे तो दोबारा वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए चेक करेगा, उसके बाद दोबारा से जो हमारी सारे नोड मॉड्यूल्स हैं वो री इंस्टॉल होंगे एंड फाइनली हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ से तो पता चल जाएगा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने वाला है, पर हम अपनी वेबसाइट को कहाँ पे एक्सेस करेंगे? अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिकली हमारे लिए रेंडर ने ये लिंक जनरेट कर दिया है विच इज़ https://deltaproject.onrender.com। तो बेसिकली जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था उसके साथ onrender.com एसोसिएट हो गया है और ये वो लिंक है जिसके ऊपर अब हमारा मेजर प्रोजेक्ट होस्टेड है, डिप्लॉयड है। यहाँ पे डिप्लॉइंग आ रहा है, लेट्स वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट टू स्टार्ट। एक बार तो डिप्लॉयमेंट हमारा स्टार्ट हो गया है, इन प्रोग्रेस। हमारे पास प्रिंट होके आ गया, सर्वर इज लिसनिंग टू पोर्ट 8080 कनेक्टेड टू डीबी। ये साइंस हैं कि हाँ हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट। पेस्ट करेंगे जैसे ही तो हमारे लिए हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खुलना चाहिए। ऑल्दो वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोसेस बिकॉज क्योंकि हम फ्री सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो इतना फास्ट एज सच सर्विसेज हमारे पास क्लाउड सर्विसेज नहीं अवेलेबल होंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर आ रहे हैं, पर हम जा सकते हैं एक्सप्लोर के ऊपर। जैसे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे हम अपने /लिस्टिंग्स पर आ गए। हम अपने आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू साइन अप एज अ न्यू यूज़र की तरह साइन अप कर लेते हैं। एक नया ही नाम रख लेते हैं, लेट्स कॉल इट जेन डो एंड jane@gmail.com एंड यूज़र नेम पासवर्ड भी रख लेते हैं हम जेन। साइन अप कर लिया। साइन अप करके हमने कर लिया लॉगिन। हम अपने लिए या नई लिस्टिंग क्रिएट करने की बजाय ये जो हमारी एटलस डीबी वाली लिस्टिंग है इसके ऊपर जाके हम एक नया रिव्यू क्रिएट करने वाले हैं। ग्रेट प्लेस फॉर अ फैमिली विजिट, ब्यूटिफुल लोकेशन, इसको हमने ऐड कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट किया तो हमारे लिए हमारा रिव्यू यहाँ पे हमें दिखाई देने लग गया। ऑल्सो एक और चेंज हमारे लिए, एक छोटा सा चेंज हमें ये करना होगा कि ये जो डिलीट है, ऑल्दो हमने इसको लेक्चर में किया था पर उसके बाद फीचर्स दिखाने के लिए हमने इसे अंडू कर दिया था। तो बेसिकली किसी और ने अगर रिव्यू क्रिएट किया है तो हमें उसका डिलीट बटन दिखाई नहीं देना चाहिए। काफ़ी सिंपल सा चेंज है, इसको ऑलरेडी हम लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, ऑथराइजेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये हमारा नया जो रिव्यू है वो क्रिएट हो गया। हम चाहें तो अपने लिए एक नई लिस्टिंग जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी और होम में जाएंगे, इसको कह देते हैं न्यू लिस्टिंग
फॉर रेंडर डेमो, न्यू डिस्क्रिप्शन, कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं, एक इमेज हम ऐड कर सकते हैं, वी कैन कीप द प्राइस, हम इसको लिख सकते हैं इंडिया, वी कैन राइट गुजरात ले लेते हैं, ऐड कर दिया एंड ये फाइनली हमारे लिए हमारी थर्ड लिस्टिंग आके क्रिएट हो गई। हम चाहें तो अपने टॉगल बटन्स को भी चेक कर सकते हैं, ये चीज़ भी काम कर रही है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है यूज़र नेम, हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो लीव अ रिव्यू इफ़ वी वांट। मैप के अंदर हमें लोकेशन वही दिखाई दे रही है, गुजरात की लोकेशन हमें दिखाई दे रही है। तो सारी चीज़ें हमारे लिए फंक्शनल काम कर रही हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है, मतलब हमारे लोकल सिस्टम नहीं है जो इसको चला रहा है। इनफैक्ट यहाँ जाके देखोगे तो हमारा सर्वर भी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया लोकल मशीन के ऊपर। अब चाहे तो आप इस लिंक को किसी को भी जाकर सेंड कर सकते हैं एंड एनीवन विल बी एबल टू ओपन योर प्रोजेक्ट। तो ये हमने फाइनली अपने मेजर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है एज सच कोई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट स्टेज के अंदर नहीं है, ऑब्वियसली हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर बिल्ड किए हैं, बट इसको टाइम के साथ और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। एंड आपके लिए सबसे पहला जो टास्क मैं दूंगी इसको इंप्रूव करने के लिए वो होगा टू इंप्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी इसके अंदर हम मीडिया क्वेरीज को ऐड कर सकते हैं और इसका जो फोन व्यू होगा वो उसको हम दिखने में और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। ये मैं फर्स्ट चीज़ आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी कि ये आप टाइम लगा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो, रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो हम बिल्ड कर सकते हैं, ये जो नीचे वाले हम फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको क्रिएट करके हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा हम सर्च वाला मैंने ऑलरेडी आपको एज अ होमवर्क दे दिया था कि सर्च को भी आप चाहो तो बिल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो टाइम लगाकर, बट जितनी चीज़ें एज अ वेब डेवलपर आपको पता होनी चाहिए थी, इंप्लीमेंट करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था, उन सारी चीज़ों को हमने कर लिया है फिनिश। इसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट बिग टॉपिक के साथ विच इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट।